Hi, good evening. This is Arun Sharma. Today we are going to start CA Intermediate जो जनवरी 2025 टर्म्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश में होगा और आंसर जो होगा वो इंग्लिश में होगा, कॉमन लैंग्वेज में, जिससे क्या है कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेपर के टर्म्स के हिसाब से है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैज 5 प्रोजेक्ट एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। ईच प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाय द डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद से है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज सपोर्टेड बाय द टीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, मैटर एक्सपर्ट्स इन ईच फंक्शन एट द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द कंपनी as an accepted practice. The authority and communication flow vertically and horizontally in the company. There are 5 common functions, that is finance, human resource, operations, marketing and information technology, facilitating each project. Each functional manager is having administrative relationship with the respective project manager and functional relationship with related SME with a clear mutual understanding of his or her roles and responsibilities. Identify and explain the organizational structure best suited in the above scenario. State the advantage and disadvantage of the above structure. यहाँ तक क्वेश्चन सारा क्लियर है आपको? ठीक है, आइए अब अपने आंसर की तरफ देखते हैं। ठीक है ना। आंसर जो है इसका है कि पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है ना। इसमें जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन फंक्शनल मैनेजर्स और टीम्स के बीच में होती है। ठीक है, फिर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ होती है। क्लियर। फंक्शनल मैनेजर्स अपने डोमेन्स ओवरसी करते हैं और एसएमईज को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हैंडल करता है। इस स्ट्रक्चर में रोल शेयरिंग और रोल क्लैरिटी, कोलैबोरेशन और अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इंश्योर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे। एडवांटेज जो है वो है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हेंसमेंट, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोजेक्ट को बंद करना रिलेटिवली इजी होता है, चेंजेस के साथ क्विकली अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। फिर उसके बाद से इन्हेंसमेंट कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग प्रोजेक्ट्स और फंक्शंस के बीच में होती है। क्लियर, ये आपका हो गया एडवांटेज। ठीक है, और एक और है वो है क्लियर गोल। क्लियर गोल जो होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने पर फोकस करते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपका 4 टोटल एडवांटेज है। पहला होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसके बाद से होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा होता है इन्हेंसमेंट कम्युनिकेशन और चौथा होता है क्लियर गोल। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं अपने डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जो है वो 3 टाइप के हैं। पहला होता है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी जो है वो होता है कि डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है हाई कोऑर्डिनेशन कॉस्ट। कोऑर्डिनेशन कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा होती है, सिग्निफिकेंटली प्लानिंग और कम्युनिकेशन एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है पावर स्ट्रगल्स। पावर स्ट्रगल्स जो है वो रिसोर्स एलोकेशंस और प्रायोरिटीज को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, ये पावर स्ट्रगल हो गया। ठीक है, तो एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज हो गया आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्हेंसमेंट, कम्युनिकेशन एंड क्लियर गोल। 4 हो गए ये आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज 3 है, कम्प्लेक्सिटी, हाई कोऑर्डिनेशन कॉस्ट, उसके बाद से पावर स्ट्रगल्स। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच के हिसाब से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो है जो Elco Limited is an e-commerce company that is specialized in selling eco-friendly product. ठीक है, although the company has been doing well, it still continues activities to strengthen its brand identity. Launch
creative and impactful marketing campaigns and introduce new and innovative eco-friendly products. However, the company has started facing increasing competitions from large retailers who are entertaining to eco-friendly space. ठीक है? To face the competition, the company quickly started to adapt to the changing market conditions, analyze the competitors' strength, adopt different styles of marketing in response to competitors' actions, and contract competitors' pricing strategies. Discuss the strategic approaches taken by Arco Limited in the two different situations to stay competitive. Explain the strategy that Arco Limited should adopt in future to remain competitive and gain competitive advantage. ठीक है? ये जो है आपका टोटली आपका कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना, कि इसका जो है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेंथनिंग ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग इको फ्रेंडली इमेज प्रोएक्टिवली बिल्ड करना। ठीक है, स्ट्रेंथ इको फ्रेंडली इमेज प्रोएक्टिव बिल्ड करना है। फिर उसके बाद से आता है इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन, जिसका होता है, जिसका मतलब है कि इम्पैक्टफुली और क्रिएटिव कैंपेन लॉन्च करना। फिर उसके बाद से आता है प्रोडक्ट इनोवेशंस, नए नए इनोवेशंस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस करना। ठीक है ना, तो जो इसका प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है वो है आपका स्ट्रेंथनिंग ब्रांड आइडेंटिटी, इनोवेशन मार्केटिंग कैंपेन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो है वो है आपका रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी जो होता है वो कंपटीशंस को रिस्पॉन्स में होता है, कंपटीशंस के रिस्पॉन्स में होता है। पहला होता है एडॉप्टिंग टू मार्केट चेंजेस, फिर उसके बाद से कंपटीटर एनालिसिस, फिर उसके बाद से डायनेमिक मार्केटिंग, और उसके बाद से आता है प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडॉप्टिंग टू मार्केट चेंजेस जो है उसका वो जो है लार्ज रिटेलर्स के एंट्री के रिस्पॉन्स में क्विकली स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस जो होता है कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ को स्टडी करना और उनको काउंटर करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है डायनामिक मार्केटिंग। डायनामिक मार्केटिंग जो होता है वो कंपटीटर्स के कैंपेन के को रिस्पॉन्स में वेरिड मार्केटिंग टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है प्राइसिंग एडजस्टमेंट। प्राइसिंग एडजस्टमेंट जो होता है वो काउंटर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अपने आते हैं फ्यूचर स्ट्रेटेजिक फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रेटेजी जो होता है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए होता है। उसमें जो होता है आपका पहला होता है कि सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सस्टेनेबल डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस इनोवेशंस एंड एक्सक्लूसिव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करना। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो होता है वो डाटा एनालिटिक्स यूज करके कंज्यूमर परफॉर्मेंस को समझना और टेलर करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होता है वो होता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करना और कॉस्ट रिड्यूस करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस जो होता है वो होता है इको सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना और क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट के लिए होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने आते हैं, वो होता है ये जो क्वेश्चंस वो आपका बीसीजी मैट्रिक्स पे है। ठीक है ना, तो इसमें इस क्वेश्चंस पे हमने देखते हैं ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक फॉर ओवर अ डिकेड। It has developed a sugar-free beverages to cater to the needs of specific customers by spending heavily on research and development for
this product. In addition, a lot of money was spent on marketing. ठीक है, ब्रांड से एज से नो टू शुगर। ठीक है, बेवरेजेस जो है वो अपना मार्केटिंग पे जो स्पेंड किया है, बहुत सारा मनी स्पेंड किया है, जिस पे जो ब्रांड कह रहा है कि से नो टू शुगर। इन एन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर इट, in a span of 5 months, company has gained a major shares in the market for the new product, and it is growing rapidly. Profitability of this product is also better. In order to take the advantage of best opportunity for expansion, it has to make heavy investment to maintain their position in current and new market. Classify say no to sugar product in the most related category in the dimension growth share metrics as per Boston Consulting Group. Explain the strategic which can be persuade post identification and classification of the products in such metrics. Also state the limitations of the technique as one of the strategic options. ठीक है, ये टोटली आपका जो है नया जो ब्रिवरेजेस था, ऑर्गेनिक ब्रिवरेजेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर उसके बाद से नया डेवलप किया है जो कि आपका बोल रहा है कि से नो टू शुगर, और इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह किया। ठीक है, इसका जो अपने आंसर देखते हैं वो होता है, पहला तो है क्लासिफिकेशन, से नो टू शुगर प्रोडक्ट स्टार कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया और ये जो है बहुत सारा मार्केट को कैप्चर कर लिया, मार्केट को बहुत कैप्चर किया। ठीक है, रीजन क्या है इसका, जो स्टार ये बना हुआ है, स्टार कैटेगरी में है ये प्रोडक्ट, इसका रीजन है, पहला तो है रैपिड मार्केट ग्रोथ, 5 मंथ्स में ही मेजर मार्केट शेयर्स को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद से स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, फिर उसके बाद से हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन मार्केट पोजीशन, फिर उसके बाद से आता है हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये आपका 4 रीजन्स है जिससे इसको हम लोग स्टार कैटेगरी में रखे हैं। फिर उसके बाद से आता है स्ट्रेटेजिक पोस्ट आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रेटेजिक पोस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो है आपका बिल्ड स्ट्रेटेजी, होल्ड स्ट्रेटेजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी एंड डिसवर्स्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बिल्ड स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सस्टेन इन्वेस्टमेंट करके मार्केट शेयर्स को इंक्रीज करना। ठीक है, ये बिल्ड स्ट्रेटेजी में आता है। फिर उसके बाद होल्ड स्ट्रेटेजी जो है वो होता है करंट मार्केट शेयर्स और प्रॉफिटेबिलिटी में मेंटेन करना और रिसोर्सेस ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, ये होल्ड स्ट्रेटेजी में आता है। फिर उसके बाद से आपका आता है हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है स्टार के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे फोकस करता है। ठीक है, ये हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी में है। फिर उसके बाद से डिसवर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो स्टार को सेल करना सुटेबल नहीं है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेजी पोस्ट आइडेंटिफिकेशन में आता है। बिल्ड स्ट्रेटेजी, होल्ड स्ट्रेटेजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी एंड डिसवर्स्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर उसके बाद से अपने आते हैं लिमिटेशन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स में जो है आपका लिमिटेशन इसका जो है वो आते हैं। पहला है जो है वो कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो सकता है इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स का जो लिमिटेशन है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली हो सकता है इम्प्लीमेंट करने में। फिर उसके बाद से आता है सब्जेक्टिव, एस बी यूज डिफाइन करना और मार्केट शेयर मेजर करने में चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, चैलेंजिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है प्रेजेंट पे फोकस करना, फ्यूचर प्लानिंग के लिए लिमिटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ग्रोथ पर ओवर ओवर इम्फेसिस, और उसके बाद से हाई ग्रोथ मार्केट में अनवाइज इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर्स के अलावा अदर फैक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, ये बीसीजी मैट्रिक्स के लिमिटेशंस है। ठीक है, अब आपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
जो कि क्वेश्चन है इंटरनेशनलाइजेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशंस ऑफ बिजनेस के ऊपर तो अपने पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इंटरनेशनलाइजेशंस डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग in the context of the statement. Explain the internationalizations of business and the steps involved in the such strategic planning, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशंस डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, ठीक है। आइए अपने इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस जो है वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बाहर एक्सपेंड करे, न्यू मार्केट एक्सप्लोर करे और इकोनॉमिक को स्केल अचीव करे करे और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग करे, ठीक है ना। इसको अपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। इसमें जो है वाई एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, जो ये है आपका इंटरनेशनलाइजेशंस वो क्यों आपका एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले है एडिशनल वेरिएबल और लीकेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि डोमेस्टिक ऑपरेशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है डिफरेंट कल्चर्स, लॉज एंड करेंसीज, लैंग्वेज हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। फिर उसके बाद से वो होता है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। जो स्टेप्स हैं वो हैं आपका इवेल्युएटेड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर उसके बाद से आता है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन। फिर उसके बाद से आता है क्रिएट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद से आता है डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये जो है आपके स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो इसका स्टेप पहले हम लोग देखते हैं इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसका जो है आपका पोटेंशियल ग्लोबल मार्केट एसेस करें, फिर उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें और उनको उनको इंटरनल कैपेबिलिटीज के साथ अलाइन करें, ठीक है। पहला ये हो गया इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर उसके बाद से आता है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। इसमें जो होता है फॉर्म की इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक्सटेंट क्लियर डिफाइन करें, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है आपका क्रिएट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ये क्लियरली ऑब्जेक्टिव सेट करो जो ऑर्गेनाइजेशंस के ओवरऑल मिशंस के साथ अलाइन होता है। फिर उसके बाद से आता है डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, जो कि ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है ना। फिर अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंडवेल्स मैट्रिक्स। इसमें जो है क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स इज क्रिटिकली critical to the success of a project. Explain how Mendwell's metrics help in managing stakeholders and categorizing the stakeholders into group, ठीक है। मेंडलोज मैट्रिक्स में जो है वो स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, सिंपल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ठीक है ना। ये स्टेक होल्डर्स को पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है कैटेगराइज पावर, इंटरेस्ट और स्ट्रेटजी, ठीक है, मैनुअल, ठीक है। की प्लेयर्स जो होते हैं वो पावर उनका हाई, इंटरेस्ट हाई होता है। स्ट्रेटजी जो होता है वो होता है क्लोज मैनेजमेंट, रेगुलर कम्युनिकेशन एंड फुली एनर्जाइज करना, ठीक है। ये की प्लेयर्स का रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कीप सेटिस्फाइड। कीप सेटिस्फाइड में जो पावर होता है हाई होता है, इंटरेस्ट लो होता है। सेटिस्फाइड करना, सफिशियंट इंफॉर्मेशन देना और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड में जो होता है पावर लो होता है, इंटरेस्ट हाई होता है और रेगुलर अपडेट, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक लेना होता है, ठीक है ना। लो प्रायोरिटी में
पावर भी लो होता है, रिस्क इंटरेस्ट भी लो होता है, ठीक है। उसके बाद से मिनिमल अटेंशंस और पीरियोडिक मॉनिटरिंग सफिशिएंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर जो देखा जाए तो सीईओज और स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स की प्लेयर्स में आते हैं क्योंकि उनका हाई पावर और हाई इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, सीईओज का। फिर उसका इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट अपने देखते हैं। तो बेनिफिट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन से स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज प्रायोरिटीज करना में हेल्प होता है। फिर उसके बाद से प्रोजेक्ट सक्सेस की लाइक्लीहुड इनहेंस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 आते हैं। क्वेश्चन 7 में जो है वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो है outline the main level of management generally found in an organization. Also explain the type of networks of relationship between these levels and amongst the same level of business. ठीक है। Outline the main level of management generally found in an organization. Also explain the types of networks of relationship between these levels and amongst द सेम लेवल ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो है वो है कि मेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट लेवल में जो मेन लेवल होता है वो होता है सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जो मेन लेवल होता है वो होता है सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के ओवरसी करते हैं, एकदम सही बात है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मिशन जो है वो डिफाइन करते हैं एंड रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं, ठीक है, मेन लेवल। फिर उसके बाद से कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। अब आते हैं अपने बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल में जनरल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एसबीयूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को डिविजनल प्लान्स में ट्रांसलेट करते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में फोकस करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करते हैं। ये बिजनेस लेवल में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आते हैं फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में जो होता है फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशंस के मैनेजर्स, ठीक है। इसमें जो होता है आपका फंक्शनल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए क्रूशियल हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर है। आपका 3 लेवल हो गया। पहला हो गया आपका कॉर्पोरेट लेवल, फिर बिजनेस लेवल और फिर उसका सब फंक्शनल लेवल। फिर आते हैं आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें जो होता है आपका, इसमें 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, फिर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और उसके बाद से आता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप, ठीक है। फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है वो होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप जो होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। हर फंक्शन या डिवीजन इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड होता है। बिजनेस लेवल मैनेजर्स को कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रिलेशनशिप जो होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर्स, सभी एम्प्लॉइज के सेम हट हायरार्की का स्टेटस है। फिर उसके बाद से ओपिनियंस और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हैं। आइडिया शेयरिंग इनहेंस होती है, ठीक है, स्पेशली स्टार्टअप्स में, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आपका आता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। मैट्रिक्स रिलेशनशिप में जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स में कंबाइन करते हैं और मल्टीपल बिजनेस लेवल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सुटेबल है, ठीक है, मैट्रिक्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप में जो होता है वो होता है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एंड मैट्रिक्स रिलेशनशिप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स में पहले देखते हैं। क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। फिर उसके बाद स्टेट द रीजंस
for the importance of strategic performance measures for an organization. क्लियर? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर जो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स जो है एसपीएम, वो मैट्रिक्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेटजीज के इफेक्टिवनेस इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करने और ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना? ये की एरियाज के परफॉर्मेंस मेजर करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजी के लिए क्रिटिकल है। ठीक है? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर वो मैट्रिक्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस इवेलुएट करने और ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ये की एरियाज की परफॉर्मेंस मेजर करता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजी के लिए क्रिटिकल है। ठीक है? इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस जो है इसका, पहला गोल अलाइनमेंट। ठीक है? गोल अलाइनमेंट जो है स्ट्रेटजीज को गोल और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करते हैं, कर रही है। ठीक है ना? फिर उसके बाद से आता है रिसोर्सेस एलोकेशंस। रिसोर्सेस एलोकेशन जो है वो है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेस को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करती है जहां सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो। ठीक है? फिर उसके बाद से आपका आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि प्रोग्रेस ट्रैक करने और एडजस्टमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, टाइम के साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है? ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। फिर उसके बाद से आता है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टेक होल्डर्स जैसे कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटरी बॉडीज को अकाउंटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? क्लियर और ट्रांसपेरेंट पिक्चर प्रोवाइड करता है। क्लियर? फिर उसके बाद से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस राइवलरी कंडीशंस। इस पे क्वेश्चंस पहले हम लोग देखते हैं। एज पर वन ऑफ द 5 forces of competitions, Michael Porter started that the more intensive is the rivalry, the less attractive is the industry. In the view of this, explain the conditions in which rivalry among competitors tends to be cutthroat, the industry profitability is low. ठीक है? पोर्टर्स का राइवलरी कंडीशंस को अपने एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले अपने आंसर्स को देखते हैं। ठीक है ना? कंडीशंस जिसमें राइवलरी कट थ्रोट होता है और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। ठीक है? तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें, ये है इंडस्ट्री लीडर प्रेजेंस। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग लीडर प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है लेकिन कंपटीटर्स की नंबर बढ़ने पे इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है? इंडस्ट्री लीडर प्रेजेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती है, और लेकिन कंपटीटर्स का नंबर अगर जो बढ़ जाता है तो वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद से आता है नंबर ऑफ कंपटीटर्स। ज़्यादा कंपटीटर्स इसकस टू ज़्यादा राइवलरी। किसी सिंगल फॉर्म के लिए प्राइसिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। प्राइस कंपटीशंस इंटेंसिव हो सकती है। ठीक है? फिर उसके बाद से आता है हाई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होने पर फॉर्म की कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज करनी पड़ती है। ठीक है? एक्सेस कैपेसिटी पे प्राइस कट करते हैं सेल्स वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। ठीक है? फिर उसके बाद से आता है एग्जिट बैरियर्स। हाई एग्जिट बैरियर्स फॉर्म को इंडस्ट्री में रहने पर मजबूर करते हैं। ठीक है ना? स्पेशलाइज्ड एसेट्स या अदर कॉन्स्टेंट्स की वजह से। ठीक है?
कंपटीशंस हाई रहती है, ठीक है, एग्जिट बैरियर में, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस में जो होता है कि डिफरेंशिएशंस नहीं हो रहा नहीं है तो फॉर्म प्राइस पे कम्पिटिट करते हैं, प्राइस वॉर होती है और प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक है। स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ होने पर फर्म्स एग्रेसिव टैक्टिक्स अडॉप्ट करती हैं मार्केट मार्केट शेयर के लिए, ठीक है ना। राइवलरी इंटेंसिफाई होती है और प्रॉफिटेबिलिटी डायमेंशंस डिमिनिशंस होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद से अपने आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। Explain the product market growth matrix as propagated by IGRO and serves as a device of identifying growth opportunities for the future, ठीक है। इसका जो आंसर है एंसॉप प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स एगोर एंसॉप्स ने डेवलप किया है। ये स्ट्रेटेजिक टूल है जो बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट्स और मार्केट के इंटरप्ले को एनालाइज करता है, ठीक है ना। फोर्थ स्ट्रेटेजी जो है आपका जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनेट्रेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और न्यू मार्केट जो होता है मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशंस, ठीक है। तो मार्केट पेनेट्रेशंस जो है वो है एग्जिस्टिंग मार्केट्स में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सेल करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड कम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। मार्केट पेनेट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद से मार्केट डेवलपमेंट जो है वो होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करना, न्यू जियोग्राफिकल रीजन्स, न्यू डिस्ट्रीब्यूशंस चैनल और न्यू मार्केट सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने इनोवेशंस और आर&डी की ज़रूरत, ठीक है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है। फिर उसके बाद से होता है डाइवर्सिफिकेशंस। डाइवर्सिफिकेशंस में जो होता है कि न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करना, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी क्योंकि बिजनेस अनफेमिलियर प्रोडक्ट और मार्केट्स में इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एंसॉफ्स। फिर उसके बाद से आते हैं कि स्ट्रेटेजिक डाइवर्स, ठीक है। राइट और शॉर्ट नोट ऑन की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स जो हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहला तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिर उसका से कंपटीटर से डिफरेंशिएट होने और कंपटेटिव एडवांटेज अचीव करने में मदद करते हैं, ठीक है। कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स जो हैं वो पहला तो है कि इंडस्ट्री और मार्केट्स, इंडस्ट्री और मार्केट को समझाने, ऑर्गेनाइजेशंस की रिलेटिव पोजीशंस आइडेंटिफाई करना और स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जैसे टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कस्टमर्स आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंडिंग करना, सेगमेंटेशंस बेस्ड ऑन नीड्स एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी, कस्टमर्स बायर्स और कंज्यूमर्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना। फिर उसके बाद से आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिजनेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऑफरिंग एसेस करना, प्रोडक्ट्स क्लासिफाई करना और फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन, ब्रांडिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आता है चैनल, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज करने के चैनल एसेसिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट करता है। डायरेक्ट, डिजिटल या रिलेशनशिप बेस्ड
मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इन ड्राइवर्स को ऑर्गेनाइजेशंस गोल के साथ अलाइन करके बिजनेस सस्टेन्ड ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव एज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है ये आपका एसएम का टोटल पार्ट हुआ, ठीक है, जनवरी 2025 टर्म का, ठीक है। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब ये आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अपना जितना भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, एसएम का हो गया, अकाउंट्स हो गया, लॉ का हो गया, ये सारा हम लोग रिवीजन करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।